उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, यूपी का पूर्वांचल जहां से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आए। यूपी का पूर्वांचल और अवध क्षेत्र सियासी तौर पर उपजाऊ जमीन। लेकिन ऐसा क्यों है यूपी में कि कभी अतीक, कभी मुख्तार अंसारी, कभी ब्रजेश, कभी धनंजय, तो कभी कोई और बाहुबली अपना बाहुबल दिखा करके, अपने सत्ता में अपनी हनक दिखाने के लिए कभी गैंगस्टर बन करके, कभी माफिया बन करके, कभी दरबार लगा करके, कभी फाटक में गुहार लगवा करके ये बाहुबली सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। कई कहानियां हैं, लेकिन कभी क्या आपने सोच करके देखा है कि इस क्षेत्र का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, क्यों आखिरकार बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी या भदोही की तरफ भी अगर आप चले जाएं तो इस तरह की बेल्ट काम करती है। अतीक अहमद आपको याद ही है, उसने भी सत्ता सुख भोगा। धनंजय सिंह अभी जेल में हैं, लेकिन धनंजय सिंह पहले रारी के विधायक और उसके बाद फिर सांसद भी बने। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, क्या सत्ता में आने के बाद इनके दाग धुल जाते हैं? ये दाग धुलने वाला डिटर्जेंट कौन सा है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काम करता है? मेरे दो सहयोगी मेरे साथ अभी हैं और हमने आज अपने इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए खास तैयारी करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं स्वाधीन भाई हैं, राकेश जी हैं और हमने ये मुख्तार अंसारी स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया अपना ये डिजिटल स्टूडियो। इंडिया न्यूज़ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने भी व्यूअर्स हैं मुख्तार अंसारी के बनने की कहानी तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही स्वाधीन भाई के जरिए, राकेश जी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी में ही इतने माफिया क्यों सत्ता में कन्वर्ट होते हैं। सत्ता में कन्वर्जन के पीछे क्या कोई ज़रूरत है या मजबूरी? ये माफिया राज, ये बाहुबल ज़रूरी या फिर मजबूरी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी स्टूडियो के हवाले में स्वाधीन भाई और राकेश जी को करता हूँ। ओवर टू यू, माइक आपको, आपके हवाले करता हूँ स्वाधीन भाई। शुक्रिया राशिद भाई। इस चर्चा को बढ़ाते हैं। राशिद भाई ने जो चर्चा की उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राशिद जी ने कई नामों का जिक्र किया, जिसमें धनंजय सिंह का नाम आया, ब्रजेश सिंह का नाम आया। दो नाम हैं बड़े जरूरी। आपको मैं बताऊं कि पूर्वांचल में या यूपी में मुख्तार अंसारी बाकायदे शार्प शूटर गैंग चलाता था। इसको इंडस्ट्री उसने बना ली थी। आप किसी भी माफिया को देखिए, उसके द्वारा उस पालित पोषित किए गए कोई माफिया जन्म नहीं लिए, लेकिन मुख्तार अंसारी ऐसा नाम था जिसने मुन्ना बजरंगी जैसा नाम यूपी को दिया, जिसने संजीव जीवा जैसा नाम दिया राकेश जी। इसको हमें समझना होगा कि वो बाकायदे कितना बड़ा खूंखार अपराधी था। राकेश जी देखिए, जिस तरह से अगर बात करें मुख्तार का, मुख्तार ने जिस तरह से ठेकेदारी में रेलवे से लेकर सड़क जो भी ठेका होता था उसमें मुख्तार और मुख्तार की जो टीम थी वो किसी को लेने नहीं देता था। और किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो अन्य आप गैंगों से देखा, चाहे ब्रजेश सिंह हो, किस तरह से ये खूनी गैंगवार में तब्दील हुआ, इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन आपको जैसे ही खास तौर पे अगर बात करें कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तो माफियाओं की सामत आ गई है। अब ये जरूर है, सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने देखा अतीक अहमद की बात हो या विकास दुबे आप देख लीजिए, मुख्तार अंसारी का करीब 606 करोड़ रुपए की इनकी संपत्तियों को या तो अटैच किया गया है या ध्वस्त कर, जमींदोज कर दिया गया है। तो ये जो माफियाओं के खिलाफ आर्थिक होता था। राकेश जी मैं आपको बताऊं कि माफियाओं की आर्थिक साम्राज्य, जिसमें मुख्तार का बड़ा जिक्र होता है। मुख्तार की कमाई का जानते हैं, एक बड़ा मोटा जरिया मछली उद्योग था। हमने जब कोशिश की, लोगों से बातचीत की, उसमें ये जानकारी निकल करके आई कि मुख्तार मछली कारोबार में बहुत हद तक घुसा हुआ था और उसने आंध्र प्रदेश को अपनी आर्थिक राजधानी बनाया था। दर्शकों, तो देखिए, इसीलिए तो मैं आपसे कर रहा था कि मुख्तार का साम्राज्य केवल उत्तर प्रदेश नहीं था, 7 राज्यों में फैला हुआ था जी। आप कोयला देख लीजिए, ठेका देख लीजिए, मछली की बात देख लीजिए, तो ये तमाम चीज़ें थी जिसका जो किस तरह से अपना साम्राज्य बनाया था। और आपने मछली का इतना शौकीन था कि उसने जेल में तालाब बनवा लिया था। तो आप देखिए कि जिंदा मछली खा सके, तो
इस तरह का जलवा अगर था तो मुख्तार अंसारी का था। और किसी की अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने आवाज उठा सके। अरे मैं राकेश जी आपको बताऊं कि मुख्तार का मछली का कारोबार आंध्र प्रदेश से, यूं समझिए कि आंध्र प्रदेश देश के किस कोने में है और वहां से सप्लाई होती थी मऊ में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, वाराणसी में, और ये भी थोड़ी बहुत नहीं होती थी, 550-100 ट्रक। इधर चले आइए, हाँ, ये देखिए तस्वीर हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं। 50 ट्रक प्रतिदिन की सप्लाई थी। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 ट्रक की सप्लाई कितनी बड़ी आय का जरिया था। दूसरा आपने जिक्र किया ठेकेदारी का, इसमें यह समझ लीजिए कि इस मछली की आय से उसको प्रतिदिन 20 लाख रुपए की आय होती थी। बताइए उस समय की उस समय ये बात हो रही है 2000 के दशक की, बात हो रही है 90 के दशक की, तब 20 लाख रुपए प्रतिदिन। उसका आप समझिए मायने, आप आज के समय में आप देखिए, आज के महंगाई के दौर में अगर 20 लाख रुपए का एक आर्थिक अनुमान लगाया जाए तो प्रतिदिन मुख्तार की एक क्षेत्र की आय सिर्फ करोड़ों की थी। हम समझ सकते हैं कि फाटक क्यों बना, मुख्तार का फाटक क्यों बना। आपने जिस ठेकेदारी का जिक्र किया 1995 के आसपास की बात है, उसका गोरखपुर सेंट्रल रेलवे का हब हुआ करता था, वाराणसी हब हुआ करता था, लखनऊ हब हुआ करता था। किसी की मजाल नहीं है कि कोई चूं कर दे, उसके बिना किसी की इजाजत नहीं थी, न किसी अधिकारी की मजाल है, न किसी व्यक्ति की मजाल है। वो ठेका जाएगा, चाहे कोयला का हो, चाहे रेलवे के स्क्रैप्स का हो। ये बहुत बड़े उसके आय के जरिया हुआ करते थे। एक आपको बहुत बड़ा आय का साधन जो है होता था जी। तो ये सब यहीं से दुश्मनी और अदावत शुरू होती है मुख्तार की ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की जो अदावत होती, जो ये गैंगवार होता, उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं राकेश जी? आर्थिक थी, पैसे। क्योंकि ब्रजेश सिंह को ये दिख गया था कि मुख्तार की आय का सबसे बड़ा जरिया स्क्रैप ही है। हाँ, ये सही आपने कहा। स्क्रैप एक बड़ा जो है साधन था, खास तौर पे इन लोग का दोहन, आर्थिक दोहन करने के लिए। और जिस तरह से गुटों में चलाता था, ये सब दर्शकों ये बताना जरूरी है कि किस तरह से ये जो माफिया मुख्तार अंसारी लोगों के बीच में जो पॉपुलर, एक तो मैंने कहा कि फाटक पर लोगों का विश्वास किस तरह से बढ़ा, इसने वहाँ पर बिजली कटौती को समय तय कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी के शादी है तो चीनी तेल उसको चाहिए, उसका जो है सीधे अधिकारी को फ़ोन जाता था, इसको इतना देना है, वो उसको मिलता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को अगर ज़रूरत है, कि किसी को हॉस्पिटल में ज़रूरत है, सीधे मुख्तार अंसारी का फ़ोन जाता था, डॉक्टर उपलब्ध। चौथी महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को शादी विवाह के लिए, किसी अगर मजबूरी है तो वहाँ से मुख्तार अंसारी जो है किसी को बोलता था, पर्चा आप पैसा जाकर दीजिए, आप पैसा मिलता था। तो ये जो रॉबिन हुड की छवि, जो माफिया की छवि लोगों में आपने देखा कि कल उसके घर पर ही लोग जो है पहुंचे, किस तरह से नारेबाजी भी आपने तस्वीरें भेजी थी। ये जो है ना, ये उसका जो रैकेट था, जो जलवा था, जो किसी न किसी तरह से लोगों को कुछ न कुछ फायदा पहुंचाया था। ये मुख्तार अंसारी का ही जो अनाधिकृत तरीके से जो पैसा कमाया गया था माफियागिरी से, उसके पर पलने वाले उसमें किसी न किसी तरह से कोई मदद किया हो। उसने पोषित किए थे। आप एकदम सही कह रहे हैं कि उसने बाकायदे एक लोगों की फौज, अपने चाहने वालों की फौज सिर्फ पैसे के दम पे पोषित की थी। आप जो रॉबिन हुड वाली बात कह रहे हैं उसको ये समझिए कि हम लोग दर्शकों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 25 साल पहले की बात है, साल 1999, और जगह है आगरा सेंट्रल जेल। मुख्तार अंसारी का जलवा उस समय क्या हुआ करता था राकेश जी, ये समझिए कि स्थानीय आगरा प्रशासन को सूचना मिलती है कि मुख्तार अंसारी के पास उस समय जेल में बुलेट प्रूफ जैकेट, 99 के दौर में मोबाइल फोन होना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती थी राकेश जी, अगर याद किया जाए तो। और उसके पास अनगिनत इतने साजो सामान, उसकी मतलब कह लें कि ऐशगाह थी वो जेल, कि पुलिस प्रशासन दंग हो गया था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्रवाई करें। आप ये समझिए, अंत में जब खबरें मीडिया में आती हैं, और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे उनका नाम था ओके तिवारी,
तो उस समय उनके ऊपर दबाव बनता है, वो छापेमारी करते हैं, तो वहां से बुलेट प्रूफ जैकेट, टीवी, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और न जाने क्या क्या बरामद हुआ था। आप ये समझिए, ये जेल का हाल था। कैसे हम ये समझ सकते हैं दर्शकों की ये जेल थी मुख्तार अंसारी के लिए, या मुख्तार अंसारी के लिए इस चेहरे के लिए ऐशगाह थी? देखिए, सही कहा स्वाधीन जी। ये जो जिस तरह से मुख्तार अंसारी का समानांतर सरकार चलता था और जेल में अगर जिस तरह से जेल में रहता था, तो जेल में से रहकर उसको ऑर्डर देता था और ऑर्डर का पालन इस तरह से होता था कि ऐसे में सरकारी अधिकारी अगर एक बार वो जेल से आ गया फोन, तो आप समझिए कि वो आदमी ना नहीं करता था और किसी तरह का। तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार मुख्तार की छवि, मुख्तार की किस तरह से जो आभा मंडल था लोगों में, खास तौर पर अगर पूर्वांचल में बात करें तो पूर्वांचल में सभी जिलों में इसके लोग थे। स्वाधीन जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सभी जिलों में लोग थे और सभी जिलों से इसकी सरकारें चलती थी। इसको जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। राकेश जी, इस चर्चा को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ समअप करने की, खत्म करने की कोशिश करूंगा कि मुख्तार को जेल का एहसास हुआ कब? मुख्तार को जेल वाकई होती क्या है उसका एहसास हुआ यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद। ये बात मैं कह रहा हूं दर्शकों, आपको समझने के लिए काफी है कि यूपी में साल था 2017 और कहीं ना कहीं यूपी में जो स्थानीय पार्टियां हुआ करती थी सपा और बसपा, सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी सत्ता में आती है, चेहरा बनते हैं मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ। लोगों के बीच चर्चा थी उस समय कि मुख्तार अंसारी उस दिन जहां भी था उसे एहसास हो चुका था कि अब वो यूपी नहीं रहा। जो यूपी मेरे लिए ऐशगाह हुआ करता था, यूपी की जेलें मेरे लिए ऐशगाह हुआ करती थी, यूपी मेरा साम्राज्य हुआ करता था। उसको समझ में आ चुका था कि अब ये यूपी जनता का यूपी है, अब ये यूपी माफियाओं के बगैर यूपी है। तो समझने के लिए काफी है कि मुख्तार क्या था, एक था मुख्तार की कहानी क्या थी। दर्शकों नमस्कार।